कर्नाटक में काम तमाम बा, दिल्ली में नींद हराम बा, सब पैतरा फेल हो गई, मिलत नहीं किया आराम बा। जी हां, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस वक्त 9 साल बाद पहली बार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सबसे भयंकर और संकटग्रस्त वक्त से गुजर रहा है। वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा हो रही है कि आजकल पीएम मोदी और अमित शाह को बढ़िया नींद नहीं आ रही होगी। बात कर्नाटक से शुरू करेंगे और दिल्ली तक लेकर जाएंगे, क्योंकि 2024 में दिल्ली कौन जाएगा इसका फैसला कर्नाटक में होने वाला है। यूं कह लीजिए कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जीने मरने का सवाल बन चुका है। लेकिन पिछले 2 दिनों में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खेल हुआ है वो वाकई पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नींद उड़ा देने वाला है। और कर्नाटक में जो हो रहा है वो तो नींद ही उड़ाने वाला है, जबकि दिल्ली में जो हो रहा है वो सपने भी चुराने वाला है। पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके पर जो कहा है वो चर्चा के लायक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों का इतिहास चुराते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की भारतीय राजनीति इतिहास को मिटाने का इतिहास बनाना चाहती है, और इसके लिए आज की सत्ता ने ऐसा रास्ता चुना है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसके बाद बात करेंगे यूपी के प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की। हालांकि पिछले कई महीनों से पूरे देश के गोदी मीडिया के लिए अतीक अहमद के अलावा कोई खबर ही नहीं थी। 2 दिन से लगातार एनकाउंटर की खबरें चल रही हैं। इस पर बात करते हुए हम एक सवाल भी उठाएंगे कि क्या यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अतीक अहमद जैसे माफिया के सामने हार मान चुकी है। यह सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, मगर जब आप इसके पीछे के कारणों को जानेंगे तो यकीन मानिए आश्वस्त होकर जाएंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। इसके साथ ही यदि आपको हमारा काम पसंद आए और आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि हम बिना किसी आर्थिक बाधा के अपना काम करते रहें, आपकी आवाज को बुलंद करते रहें। देश में शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। बच्चों के किताब खरीदने में माँ बाप की नानी याद आ जा रही है। किताब, कॉपी और कलम की कीमत इस कदर बढ़ गई है कि किताबों के बंडल से ज्यादा वजन का भार दुकान का बिल सुनकर दिमाग पर पड़ जाता है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। सवाल यह है कि मिडिल क्लास के सामने रास्ता क्या है? उसके पास आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। तो मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाना ही है, चाहे भले पेट काटना पड़े, भूखे रहना पड़े। और आप में से ज्यादातर लोग इन चीजों को महसूस भी कर रहे होंगे कि कैसे अपनी जेब और पेट काट कर आप अपने बच्चों की किताब और उनकी फीस का खर्चा उठा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों का लंबा चौड़ा कमीशन दुकानदारों के यहाँ सेट रहता है पहले से। खबर तो यहाँ तक आती है कि कहीं कहीं 50% से भी ज्यादा कमीशन स्कूल वाले ले जाते हैं कॉपी किताब पर। और बड़े बड़े स्कूलों का हाल तो ऐसा है कि जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्रेस, बैग, बोतल, टिफिन बॉक्स, ये सब कुछ वहीं से खरीदना है जहां का एड्रेस आपको स्कूल वाले देंगे, यानी जहां कमीशनवा सेट है। आम आदमी को समझ नहीं आता कि किससे करें शिकायत, कहां मिलेगी रियायत। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विश्व गुरु बनना है तो ऐसा छोटा मोटा योगदान तो देश हित में किया ही जा सकता है। अब पहले बात कर लेते हैं राजनीति की, फिर बात करेंगे अतीक अहमद और बाबा साहेब के जन्मदिन पर नेताओं की बयानबाजी की। आने वाले 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार भी यहां किसी को बहुमत नहीं मिला था। ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी पहले सत्ता से बाहर थी। बाद में जांच एजेंसियों के अथक प्रयास से बीजेपी को सत्ता की मलाई नसीब हो पाई। लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली है कि चुनाव में बीजेपी की सीटें भले ही ज्यादा रही हों, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस का अधिक था, यानी 2% अधिक वोट बीजेपी से कांग्रेस को मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि जनता के बीच एक तो गलत तरीके से सरकार गिराने की नाराजगी है, उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार चलाने की नाराजगी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर 40% कमीशन का और पेशीएम का ठप्पा लगा हुआ है। हाल ही में बीजेपी विधायक के यहां से 8 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था। कर्नाटक में बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। महंगाई तो पूरे देश में डायन बने घूम रही है। तो मिला जुला कर कर्नाटक में पीएम मोदी के पास 2 ही चीजें बची थी, 2 ही मुद्दे थे जिन पर वो हमला कर सकते थे, और हाल फिलहाल में उन्होंने किया भी था। पहला था भ्रष्टाचार और दूसरा था भाई भतीजावाद यानी परिवारवाद। भ्रष्टाचार पर जब बोल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि जिस विधायक के यहाँ 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया उसके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स काहे नहीं पहुंचे भैया? एड्रेस नहीं मिल रहा था क्या? ये कौन सा भ्रष्टाचार विरोधी
सिस्टम चला रहे हैं आप कि केवल विरोधियों का ही भ्रष्टाचार नजर आता है। हाल ही में पीएम मोदी परिवारवाद पर जमकर हमला बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पता चला कि परिवारवाद का भरमार है। कांग्रेस के लोगों ने उस लिस्ट को तुरंत छान मारा और बताया कि दर्जनों भाजपाई उम्मीदवार परिवारवाद से निकले हुए हैं, यानी कि इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष को घेर नहीं सकती। वही मामला अमूल और नंदिनी को लेकर भी है। कर्नाटक में अस्मिता का मामला जुड़ गया है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के लोगों ने भरपूर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है और लगातार कर रहे हैं। आप कर्नाटक में बीजेपी की हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस येदियुरप्पा को शीर्ष नेतृत्व ने बेआबरू करके बाहर कर दिया था, कुछ महीने बाद ही प्रधानमंत्री उनके सामने झुकते हुए नजर आए। हालांकि यह अलग बात है कि पीएम मोदी को यह बात पता होती है कब कहां झुकना है, कब कहां किसको झुकाना है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल होती है, आपने भी जरूर देखा होगा। जब 2014 के कैंपेन के दौरान पीएम मोदी पुराने भाजपाई नेता और संभवतः अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी के पांव छूते हुए दिखे थे, और वहीं एक अन्य तस्वीर में पीएम मोदी पीएम बनने के बाद ऐसा देखा जा सकता है कि आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े हैं और पीएम मोदी उन्हें नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। बहरहाल बात कर्नाटक की हो रही है। माजरा यह है कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। यदि कर्नाटक हाथ से निकला तो लोकसभा में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं कर्नाटक को दक्षिण भारत का दरवाजा माना जाता है। यदि दरवाजा ही बंद हो गया तो दक्षिण में पहुंचने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। दक्षिण में वैसे भी बीजेपी की जमीन बहुत कमजोर है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। वहीं कर्नाटक बीजेपी को एक तगड़ा झटका फिर से लग गया है, जब बीजेपी के पुराने नेता और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने टिकट न मिलने की वजह से नाराज होकर बीजेपी को तो छोड़ ही दिया, लेकिन कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। यानी कि उधर भी नुकसान किया और इधर फायदा किया। अब जो आदमी डिप्टी सीएम रहा होगा, कम से कम 2-4 विधानसभा क्षेत्रों में उसका असर तो पड़ेगा ही। वहीं खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो इस कदर नाराज हैं कि खुद तो जा ही रहे हैं, अपने साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी उठा के ले जा रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें टिकट न मिलने पर एक भाजपा नेता अपने घर से बीजेपी का झंडा उतार रहे हैं, पीएम मोदी के पोस्टर फाड़ के फेंक रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से धड़ाधड़ लगभग 8 से 10 एमएलए, एमएलसी और पूर्व नेताओं ने एक मुश्त इस्तीफा दिया इकट्ठे थोक के भाव में। अब जहां पर 20-25 दिन के बाद चुनाव हो, वहां इस तरह से कार्यकर्ताओं का इस्तीफा हो, वो भी थोक रेट में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब खुद गोदी मीडिया अपने सर्वे में बता रहा है कि बीजेपी वहां चुनाव हार रही है, तो फिर मामला हद से ज्यादा गड़बड़ होने का अनुमान लगाया जा सकता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक से बुरी खबरें तो लगातार आ रही हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक से तो बुरी खबरें लगातार आ ही रही हैं। उधर दिल्ली में जो चल रहा है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। पिछले दिनों एनडीटीवी पर जाकर शरद पवार ने जेपीसी की मांग को गलत ठहरा दिया, अडानी की तारीफ कर दी। इसके बाद पूरे देश में एक संदेश पहुंचा कि क्या शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना से गठबंधन तोड़ेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो विपक्षी एकता का क्या होगा। लेकिन जल्द ही शरद पवार को समझ में आ गया कि उन्होंने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, और खबरें इस तरह की भी हैं कि उनके अपने लोगों ने भी उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। उधर इसी बीच कांग्रेस ने बिहार से नीतीश कुमार को बुलाकर मुलाकात का दौर शुरू कर दिया और राहुल गांधी ने कह दिया कि आज का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उधर इतना कुछ चल ही रहा था कि दौड़े भागे शरद पवार भी दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली, कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात कर ली। अब ये लोग अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी साथ लेने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कहीं वही पुराना वाला ट्रिक यदि आजमा लिया गया जिसकी चर्चा पिछले दिनों पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने हाल ही में की थी, एक भाजपाई उम्मीदवार के सामने एक विपक्षी उम्मीदवार वाला, तब तो सच में 2024 की तस्वीर एकदम उल्टी ही पड़ जाएगी। हालांकि अभी चुनाव में समय है, आगे आगे देखिए कितने तरीके के बदलाव आते हैं। मगर एक बात तो तय है कि 9 साल में यह पहला वक्त है जब लगातार एक के बाद एक पुराने वाले से अधिक बड़ा संकट बीजेपी के ऊपर आता जा रहा है। वैसे मैं नहीं जानता कि 2024 में कौन आएगा और कौन जाएगा, लेकिन जब भी बात होती है कि बीजेपी यदि केंद्र की सत्ता में नहीं रहेगी तो मुझे कुछ लोगों की बहुत चिंता होती है। आप सोच रहे होंगे कि कौन लोग हैं? अरे गोदी मीडिया और उसके लपट झंडिस, इनका क्या होगा? क्योंकि पिछले 9 सालों में इन लोगों ने संविधान की जितनी धज्जियां उड़ाई है, देश में जितना जहर फैलाया है, जितना झूठ फैलाया है, उन पर कुछ न कुछ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। हालांकि ये भी वक्त बताएगा कि कार्रवाई होगी या फिर ये सब नए मालिक के यहाँ जाके दरबार लगा लेंगे और वहां जाकर जमीन पर बिछ जाएंगे, कह देंगे हमसे गलती हो गई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश के सभी नेताओं ने उन्हें याद किया, उनके योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर सत सत नमन। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी बाबा साहेब को याद किया, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि लोगों की आवाजों को दबाना ये बाबा साहेब के बनाए गए संविधान के खिलाफ है।
कृपया संविधान को बर्बाद न करें। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता कितनी बची है, और जो लोग बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनके मन में कितना भयंकर डर होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। कम से कम हम लोग तो जानते ही हैं। मगर फिर भी सत्ताधारी लोग जिस संविधान की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं, उसी संविधान के रचयिता को झुक झुक कर फूल भी चढ़ा लेते हैं। क्या गजब का कॉन्फिडेंस होता है इनके भीतर। और ये बात किसी एक के लिए नहीं है, हाल सबका वही है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं हद से ज्यादा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर उन्हें नमन किया है, और दूसरी तरफ भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब का योगदान इतिहास से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार सदफ आफरीन ने लिखा है, नहीं पढ़ाया जाएगा देश के प्रति मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान। एनसीईआरटी के कक्षा 11 की किताबों से भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का इतिहास हटा दिया गया है। ये वही अबुल कलाम आजाद हैं जिन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। अब कोई ये मत पूछना कि एम्स, आईआईटी, आईआईएम किसकी देन है। मौलाना अबुल कलाम साहब इकलौते थे जो देश के विभाजन के खिलाफ थे। ये कैसी राजनीति का दौर चल रहा है जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को मिटाया जा रहा है। बात स्वतंत्रता और आजादी की आई गई है तो इन्हें भी देख लीजिए। ये उसी विचारधारा के घोतक हैं जिस विचारधारा के तहत मौलाना अबुल कलाम के योगदान को इतिहास से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इस व्यक्ति ने क्या लिखा है। आखिरी मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं चला जाता, आखिरी हिंदू जब तक हिंदुस्तान नहीं चला आता, तब तक मैं देश के विभाजन को नहीं मानूंगा। और नीचे नमन कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को। सोच कर देखिए, अंबेडकर साहब ने देश के बंटवारे को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भी है कि मैं उसी धर्म को मानता हूं जो धर्म आजादी, बराबरी और भाईचारा सिखाता है। अब सुरेश चौहान के द्वारा कही गई बातों और इस तस्वीर में विरोधाभास देखिए। वैसे मैंने जहां तक पढ़ा है, डॉक्टर साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था ना। अब बात कर लेते हैं यूपी के प्रयागराज वाले माफिया अतीक अहमद की। पिछले कई महीनों से या फिर कह लीजिए कि कई सालों से पूरी दुनिया में माफिया के नाम पर सिर्फ 2-3 लोग ही बचे हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और जो आदमी पूरी दुनिया या पूरे ब्रह्मांड के लिए नुकसानदायक है गोदी मीडिया और भक्तों के अनुसार, वो है पूर्व मंत्री आजम खान साहब। ये 3 लोग यदि दुनिया में न होते तो माफियागिरी, गुंडई, क्राइम जैसी कोई चीज ही नहीं होती। बेचारा गोदी मीडिया पिछले कई सालों से अतीक अहमद का सूसू पोटी दिखा के बोर हो चुका था, देखने वाले भी बोर हो चुके होंगे। लेकिन अब उसे एक बड़ा मामला मिल गया है जब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दुनिया के किसी माफिया के प्रति, किसी बदमाश के प्रति मेरे मन में रत्ती भर की कोई संवेदना नहीं है। और जहां तक मुझे जानकारी है, अतीक अहमद कोई साधु संत तो है नहीं, है तो माफिया ही। लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कहीं से भी न तो संवैधानिक है, न लोकतांत्रिक है, और न ही कानून के स्तर का है। याद करिए, कुछ साल पहले रेप के मामले में भारत के ही किसी राज्य में पुलिस ने 4-5 नौजवानों का एनकाउंटर कर दिया था। लोगों ने खूब तालियां बजाई, फूल मारा बरसाया गया। बाद में जांच में पता चला कि एनकाउंटर फेक था, यानी कि घटना को अंजाम किसी और लोगों ने दिया और मारे गए कुछ और लोग। एक बार फिर से बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अतीक का जो बेटा मारा गया वो शरीफ आदमी था या बदमाश था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सवालों के माध्यम से बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध या अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है? इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि यूपी सरकार अपराध को मिटाना चाहती तो फिर उत्तर प्रदेश में इतने सारे बड़े माफिया हैं, क्या पिछले 6 साल में इनमें से किसी के यहां भी कोई भी कार्रवाई हुई, किसी का एनकाउंटर हुआ या किसी के घर पर बुलडोजर में भेज दिया हो, डराने के लिए ही सही? अगर ऐसा हुआ हो तो बताइए। यही सवाल चारों तरफ घूम रहा है। ये लोगों के सवाल है, मेरा नहीं है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो बस सवाल कर रहा हूं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या यूपी की सरकार माफिया अतीक अहमद जैसे लोगों के सामने झुक गई है, कमजोर पड़ गई है? जरा अपने बचपन को याद करिए, जब 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं और एक को लगता है कि अब मैं पटका जाऊंगा, अब मैं हार जाऊंगा, तो सामने वाले को दांते काटने लगता है। यानी कि जब सीधी लड़ाई से हार दिखने लगे तो अनुचित तरीका अपना, बिलो द बेल्ट। अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और यदि ऐसा हो तो सभी को उसका समर्थन भी करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम कानूनी तौर पर अतीक अहमद और उसके लोगों को सजा दिलाने में विफल हो चुका है? यदि यूपी सरकार ने फास्ट ट्रैक सुनवाई और जांच के जरिए इन लोगों को सजा दिलवाई होती तो निश्चित ही यह कदम सराहनीय होता। हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी कि इस घटना के बाद 2 तरीके की बातें हो रही हैं। एक गोदी मीडिया और अन्य लोगों का पक्ष है जो भाजपा सरकार द्वारा किसी भी काम को मास्टर स्ट्रोक और अभूतपूर्व बताने के लिए तैयार बैठा रहता है। आप खुद ही देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि क्या इनकी भाषा शैली और बातचीत का तरीका कहीं से भी दर्शाता है कि ये लोग पत्रकार हैं और इन्होंने संविधान की एक लाइन भी पढ़ी है। अमीश देवगन ने लिखा है कि निकल गई अकड़, योगी ने दिया रगड़, मिट्टी में मिला दिया।
रूबिका लियाकत लिखती हैं कि खेल शुरू हो गया, माफिया का मजहब लाया गया, किसी ने लोकतंत्र की हत्या बताया, नाना करते हुए जवान पर अतीक का दर्द भी आ गया। आगे भी बहुत कुछ लिखा है। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है कि योगी का दम, माफियागिरी खत्म। अब बताइए, क्या किसी मुख्यमंत्री का दम किसी एनकाउंटर से प्रदर्शित होता है? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है कि क्या गोदी मीडिया वालों को पहले से मालूम था कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया जाएगा। वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है, लेकिन फेक एनकाउंटर न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात है। दम है तो अपराधी को पकड़िए, कोर्ट से फांसी तक की सजा दिलवाइए। वही बात जो मैंने कही थी। आगे उन्होंने लिखा है कि एनकाउंटर पॉलिटिक्स वोट के लिए धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए। हर जाति धर्म का माफिया मिट्टी में मिले। जो गोदी मीडिया इस तरह के एनकाउंटर का श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री को दे रहा है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा, बदनामी होगी। हाल ही में इंटरनेशनल एक संस्थान ने सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मानवाधिकारों के हनन को लेकर। हो सकता है कि यूपी की राजनीति में इन चीजों का लाभ मिलता हो, लेकिन दुनिया भर में बदनामी भी मिल रही है। और किसी सरकार के दम का प्रदर्शन तब दिखता है जब वो कानून के तहत रहते हुए अपने सिस्टम को इतना सशक्त बनाए कि सिस्टम द्वारा किसी अपराधी को कानूनी रूप से सजा दिलाई जाए और कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। सोशल मीडिया पर यूपी के अपराधियों के नामों की ये लिस्ट लगातार वायरल हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इन्हें कब मिट्टी में मिलाया जाएगा। पद ग्रहण के वक्त संविधान की शपथ ली जाती है और उसका पालन करने और करवाने की बात कही जाती है, और यदि सत्ता किसी अपराधी को कानूनों के तहत सजा दिलवाने में विफल हो जाए तो फिर ये किसी भी रूप में सफलता नहीं कही जा सकती, इसे असफलता में गिना जाना चाहिए। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।